कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम चू से मिलते हैं जो कि एक टाइम ट्रेवलर होता है और इस समय वो एक हिस्टोरिकल गेम खेल रहा होता है। इस गेम को यंग डायनेस्टी के ऊपर बनाया गया था जो कि चू की गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो हमेशा ही इस गेम को खेला करती थी जब वो जिंदा थी। बट चू की गर्लफ्रेंड को अचानक से कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिस वजह से चू की गर्लफ्रेंड बहुत ही कम एज में मर जाती है। चू अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए जब भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती थी वो इस गेम को खेलना स्टार्ट कर देता था। ऐसा करके वो अपने आप को अपने गर्लफ्रेंड से कनेक्ट रखता था। लेकिन आज कुछ अलग होता है। जैसे ही चैन अपने गेम को जीतने के बाद अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है तब उसकी तस्वीर से अचानक से चू के हाथ में लग जाती है और उसके हाथ से कुछ ब्लड भी आने लगते हैं जिसका कतरा उसके बेड पे जा लगता है और अचानक से यहाँ पे कुछ मैजिक होने लगता है और चू के पूरे बॉडी में बिजली घूमने लगती है जिस वजह से चू को भी काफी तकलीफ हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से चू टाइम ट्रेवल कर लेता है और दूसरे टाइम पीरियड में पहुँच जाता है। लेकिन अभी भी चू को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक से बाहर से कुछ आवाज आती है जिसका पीछा करते करते चू वहाँ पे पहुँच जाता है और वो गलती से किसी को नहाते हुए देख लेता है। लेकिन तभी अचानक से चू को याद आता है कि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे चू अपनी गर्लफ्रेंड के आखिरी सांसों में उसके साथ होता है और इसकी गर्लफ्रेंड से कह रही होती है कि मुझे पता नहीं है कि दूसरा जन्म होता है या फिर नहीं, लेकिन अगर होता है तो मैं दूसरा जन्म लेकर तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। और ऐसा करते हुए वो वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। जब चू अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे दिखता है तब वो एक्साइटेड होकर वैसे ही अंदर चला जाता है जिसे देखकर बाद में नहाने वाली लड़की अचानक से शॉक्ड हो जाती है और पानी मारकर चू को वहाँ से बाहर निकालती है। कुछ टाइम के बाद वो अपने आप को कवर करती है और बाहर आती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की यहाँ की महारानी है। बाहर आते ही महारानी चू के ऊपर तलवार तान देती है और उसे पूछने लगती है कि बताओ तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कक्ष में आने की और तुम यहाँ पे किस लिए आए थे, सारी बातें जल्दी बताओ। ये देखकर चू समझ जाता है कि ये इसी की गर्लफ्रेंड है लेकिन इसे अपने पुराने जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो उसके सामने नाटक करने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे गॉड ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लोगों की मदद कर सकूं। अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें सबूत दिखा सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपना फोन बाहर निकालता है और अपने हिस्टोरिकल गेम की लोकेशन को उसे दिखाने लगता है। ये देखकर क्वीन भी मान जाती है क्योंकि गेम में जितने भी सारी चीजें दिखाई दे रही थी वो रियल में क्वीन की दुनिया में हो रहा था, क्योंकि एक्चुअली में चैन अपने हिस्टोरिकल गेम की दुनिया में आ चुका था और इसीलिए वो अनजाने में अपना फोन उसे दिखाता है और क्वीन उसकी बातों को बिलीव भी कर लेती है। इसके बाद वो उसके सामने झुक जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। फिर वो चैन से पूछती है कि आपने मेरी मदद करने के बारे में क्यों सोचा और आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे किस लिए आए हो। तब जो उसके सामने बहाना करता है और कहता है कि पिछले जन्म में तुम मेरी पत्नी हुआ करती थी। इतना कहते हुए वो अपनी फोटो भी उसे दिखाने लगता है और कहता है कि इसलिए गॉड ने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चैन के झूठ में भी काफी सच्चाई छुपी होती है, इसलिए क्वीन भी उसकी बातों पे बिलीव कर लेती है और उसके बाद अपनी दुनिया के बारे में उसे बताने लगती है कि इस समय इसकी दुनिया में क्या चल रहा है। कुछ ही देर के अंदर वो अपने राज्य और अपने राज में होने वाली सारी लड़ाई और झगड़े के बारे में चैन को बता देती है। लेकिन तभी यहाँ पे भागते हुए क्वीन की अंगरक्षक आती है जिसे वो अपनी बहन से भी ज्यादा मानती थी। इस समय वो काफी ज्यादा घायल होती है जिसे देखकर क्वीन परेशान होने लगती है और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जब चैन अंगरक्षक लिन को देखता है तब वो उसके जख्मों को देखकर नोटिस कर लेता है और उसे काफी सारी चीजें भी क्लियर हो जाती हैं। उसे याद आता है कि उसने गेम में ऐसा ही चीज खेला हुआ था। उसने गेम खेलते समय ये नोटिस किया था कि गेम में क्वीन के अंगरक्षक को लड़ाई के दौरान चोट लग जाती है। चोट से तो वो रिकवर हो रही होती है लेकिन जिस तलवार से उस पे हमला किया होता है उसमें जहर लगा होता है, इसलिए वो ठीक होने के बावजूद भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगती है। उसे सारी बातें क्लियर हो रही होती है। तभी चैन को याद आता है कि उसके गेम में ये सारी चीजें कौन कर रहा था और तभी यहाँ के प्रधान की एंट्री होती है जिसे देखकर वो छुप जाता है। प्रधान यहाँ पे आने के बाद रानी के साथ होने का ढोंग करता है और साथ ही उसे नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहा होता है और कहता है कि अगर किसी भी राज्य को किसी लड़की के हाथ में सौंप दिया जाए तो उस शहर का हाल तो कुछ ऐसा ही होगा जैसा हाल हमारे शहर का है। महारानी आप तो देख ही सकती हो कि आपके जनरल मारे जा चुके हैं, आपके सैनिक भी मारे जा चुके हैं और ये आपके अंगरक्षक भी इसमें ठीक नहीं है। और तो और आपके भेजे गए जनरल के मरने के बाद सभी सैनिकों ने दुश्मन सेना के सामने झुककर उनसे जिंदा रहने की भीख मांगी है और उसे अपने सारा भोजन भी दे दिया है। इस सिचुएशन में अब हमें लोगों के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा होगा कि आप अपनी जगह से इस्तीफा दे दें। एक्चुअली में क्वीन के राज्य में कुछ ऐसे लोग थे जो कि क्वीन को क्वीन के पद पे देखना नहीं चाहते थे और कुछ ऐसे लोग थे जो कि क्वीन को हासिल करना चाहते थे। इसीलिए सभी लोग मिलकर क्वीन को उसके पोस्ट से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे जो हो सकता था वो कर रहा था। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से कई सारे राज्य मिलकर क्वीन के राज्य पे भी हमला कर रहे थे, जिस वजह से इसके सारे सैनिक मारे जा चुके थे। बस कुछ ही सैनिक बचे हुए थे। लेकिन जब वो अपने अंगरक्षक लिन को देखती है इस हालत में तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर प्रधान उसके सामने कह देता है कि अगर आप चाहो तो आप अपने अंगरक्षक को बचा सकती हो, जिसके लिए आपको अपने
राज्य को छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप दुश्मन राजा के बेटे से शादी कर लेते हो तो वो लोग आपके लिंक को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास इस जहर का तोड़ है। ये सुनकर क्वीन भी उन्हें जवाब देती है और कहती है कि मुझे अपने राज्य को बचाने के लिए किसी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अपने राज्य को बचा सकती हूँ। जो इन दोनों की सभी बातें छुपकर सुन रहा होता है, और जब वो देखता है कि प्रधान रानी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसे बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तब वो सामने आ जाता है और कहता है कि प्रधान, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गॉड का भेजा हुआ एक दिव्य दूत हूँ जो कि महारानी की पूरी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सुनकर तो प्रधान पूरी तरीके से चौंक जाता है और वो चू को नीचे दिखाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि महारानी, मुझे पता है कि पक्का ये लड़का कोई जासूस है जो कि हमारे राज्य को बर्बाद करने के लिए आया है। इस तरीके से वो महारानी से इस लड़के को उनसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन चू तो इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाता है। वो प्रधान को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें सबूत दिखा सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपना फोन बाहर निकालता है और उसके बाद वो प्रधान की एक फोटो क्लिक करके उसे दिखाता है और कहता है कि देखो, मैं एक ही सेकंड में तुम्हारी छवि बना सकता हूँ। अब तुम समझ सकते हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। पहली बार कोई इस तरीके की चीज देखकर प्रधान तो पूरी तरीके से पहले डर जाता है, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम देवदूत हो तो हमारे राज्य की भी मदद तो कर ही सकते हो। तुम्हें पता है कि हमारे राज्य में इसमें खाने पीने की कोई भी चीजें नहीं है, इसीलिए अगर तुम सच में गॉड के भेजे हुए देवदूत हो जो कि महारानी की मदद करने के लिए यहाँ पे आया है, तो महारानी की मदद करने के लिए सबसे पहले हमारे लोगों के लिए खाने पीने की चीजों को इकट्ठा कर दो, क्योंकि ये हमारे राज्य के लिए इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ये सुनकर चू भी पीछे नहीं हटता है। वो प्रधान से कहता है कि अच्छा, ये बात है, मैं तो ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कल होने से पहले यहाँ पे खाने पीने की चीजें ला देता हूँ तो तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा और अपने प्रधान की जॉब छोड़कर यहाँ से तुम्हें अपने गाँव जाना होगा। सुनकर प्रधान कहता है कि ठीक है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद महारानी काफी टेंशन में आती है और वो सोचती है कि माना कि ये मेरा देवदूत है, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए खाना पानी इकट्ठा करना वो भी एक रात में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इस बात को सोचते हुए महारानी चू के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और फिर वो चू को अपना पहचान स्वर्ण देते हुए उसे कहती है कि तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करे। बचपन से ही मैं जिन्हें अपना मानती हूँ और जिनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, वो किसी न किसी रीजन की वजह से मुझसे दूर हो जाते हैं। पहले मेरे पेरेंट्स, फिर जनरल और मेरी अंगरक्षक। तुम देख ही सकते हो कि सारे लोग मुझसे किस तरीके से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। माना कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं इतनी ज्यादा भी स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं अपने लिए तुम्हें मुश्किल में डाल दूं। इसीलिए तुम इसे ले लो और यहाँ से चले जाओ, इससे तुम्हें कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर चू से समझाता है और कहता है कि गॉड का भेजा गया मैं देवदूत हूँ और मैं यहाँ से भागने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ पे जाने के बाद मैं तुम्हारी पूरी मदद बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो बेड से टकरा जाता है, जिस वजह से उसके सर पे चोट लग जाती है। ये देखकर महारानी घबराने लगती है और तुरंत वहाँ से जाकर डॉक्टर को बुलाने लगती है, लेकिन जब तक महारानी वापस आए उससे ही पहले यहाँ पे कुछ ऐसा मैजिक हो जाता है जिस वजह से चू अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। और जब महारानी यहाँ पे वापस आती है तब यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। इधर चू अपनी दुनिया में लौटने के बाद सोच रहा होता है कि मैंने उस दुनिया से कोई भी इम्पोर्टेंट चीज तो नहीं लाया हूँ, आखिर मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। इतना सोचते हुए वो सोच ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि वो तो गलती से महारानी के पहचान स्वर्ण को यहाँ पे ला चुका है। ये देखकर वो सोचता है और कहता है कि इसे ही काम चला लेता हूँ। इतना कहने के बाद वो एक शॉप पे जाता है और उसे बेचने की कोशिश करता है, लेकिन शॉप वाला भी बड़ा तेज होता है। वो चू को धोखा देने की कोशिश करने लगता है और उसके स्वर्ण को वो ले लेता है और कहता है कि ये तो नकली है, लगता है कि किसी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। वैसे इस चीज को मैं खरीद सकता हूँ, तुम्हें 500 वॉन दे सकता हूँ। ये देखकर चू समझ जाता है कि शॉप वाला उसके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे मना करता है और कहता है कि आपको इसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे दूसरी शॉप पे जाकर बेच दूंगा। इतना कहने के बाद जैसे वहाँ से निकलता है वो एक दूसरे पर्सन से टकरा जाता है और वो स्वर्ण नीचे गिर जाता है। जैसे वो दूसरा पर्सन उस स्वर्ण को देखता है वो एक ही पल में उसे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन शॉप वाला पर्सन तो उस स्वर्ण को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए वो उस पर्सन से कहता है कि आपको इसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो नकली है, अच्छा होगा कि आप इसे छोड़ दो और शॉप में दूसरी चीजों को खरीद लो। लेकिन दूसरा पर्सन मानने वाला कहाँ था। वो चू से कहता है कि मैं इसके लिए जितना आप चाहे उतने पैसे दे सकता हूँ, मुझे बस ये स्वर्ण चाहिए, क्या आप इसे मुझे बेच सकते हो। चू भी कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसे बेच सकता हूँ, लेकिन मैं कोई भी किस्त में तुमसे पैसे नहीं लूंगा। अगर तुम एक ही समय मुझे 500 मिलियन वॉन दे देते हो तो मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा। ये सुनते ही दूसरा पर्सन 500 मिलियन फटाक से चू के फोन पे ट्रांसफर कर देता है, जिसे देखकर तो चू बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इसके बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम प्रधान को देखते हैं जो कि भागते हुए राजा के पास आता है और उसे जो कुछ भी हुआ था वह सारी बातें बताता है। ये सुनकर तो राजा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या महारानी मेरे बेटे से शादी नहीं करेगी। ये सुनकर प्रधान कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, क्योंकि मैंने उन लोगों को बहुत ही बड़े मुसीबत में फंसा दिया है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कल तक पूरे शहर के लिए खाने पीने की चीजों को तो इकट्ठा नहीं कर सकता है और
उसके बाद वो हार जाएंगी, जिसके बाद आपके बेटे से उन्हें शादी करनी होगी और उसके बाद पूरा का पूरा राज्य आपका होगा। ये सुनकर महाराज काफी खुश होता है और कहता है कि कल की तैयारी करो, कल हम सब वहाँ पे जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मिले हुए पैसों का यूज करता है और उसके बाद वो महारानी के लिए खाने पीने की काफी सारी चीजें इकट्ठा करता है और सारी चीजों को वो लाकर अपने बेड पे भी रख देता है। साथ ही वो कुछ वेपन्स को भी अपने साथ रख लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वहाँ पे जाने के बाद कैसा भी माहौल बन सकता है, इसलिए वो अपने साथ कुछ वेपन्स को भी रख लेता है और कहता है कि जितना मैंने उस गेम को खेला है, मुझे पता है कि वहाँ का कोई भी युद्ध इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है, इसलिए मुझे अपने साथ और राजकुमारी की सेफ्टी के लिए गन्स तो ले लेने चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि राज्य में काफी सारे राज्य के लोग आए होते हैं ये देखने के लिए कि महारानी अपने पद को किस तरीके से छोड़ रही है। साथ ही यहाँ पे प्रधान भी होता है जो कि महारानी को फोर्स कर रहा होता है ताकि महारानी अपना पद छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया है। और इस बात में सभी लोग प्रधान को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे महारानी अकेली होती है और इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो अपने आप को किस तरीके से बचाए, लेकिन फिर भी वो अपने आप के लिए लड़ रही होती है। लेकिन फिर भी वो इन सभी लोगों के सामने और इनके बातों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब वो हार जाएगी। और वो चू के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो उसकी मदद करने के लिए कब आएगा, क्या उसने उसे झूठ बोला था, क्या वो उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। वो चू के बारे में सोच रही होती है और तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है चू की, जो कि काफी शानदार एंट्री लेता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। प्रधान तो उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैंने इसे डराने की इतनी ज्यादा कोशिश की, ये यहाँ से भागा नहीं। चैन यहाँ पे सीधा महारानी के पास आता है और कहता है कि आखिर किसकी जरूरत है मेरी वाइफ को परेशान करने की, ये मेरी राजकुमारी है और इसे अगर कोई भी परेशान करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तो सभी उसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि आखिर चू ने उसे शादी कब किया था और महारानी इसके साथ शादी कैसे कर सकती है। अब महारानी भी काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वो चू को देखने के बाद उसे सबके सामने कह देती है कि ये मेरा हस्बैंड है और मुझे अब किसी और से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएं, क्योंकि अगर आप मेरे पति को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि मेरा पति कोई आम पर्सन तो नहीं है, ये गॉड के द्वारा भेजा गया देवदूत है, इसलिए अगर इससे लड़ाई करते हो तो जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं होगा। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन महारानी की बातों पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। वो महारानी को नीचे दिखाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं और उसे डराने भी लगते हैं कि ये लड़का आम से दिखने वाला लड़का है, इसी सामने रखकर आपको इतना ज्यादा हिम्मत वाला बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस लड़की को आसानी से बहुत ही जल्द मार सकते हैं। जो इन सब की बातें बड़ी आराम से सुन रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गेम के अंदर रहने वाले सभी लोगों की रियल आइडेंटिटी क्या है और कौन से लोग किस तरीके से सोचते हैं, इसलिए वो सबको ध्यान से देखने लगता है और उसे पता होता है कि आगे उसे क्या और कब करना है। लेकिन ये लोग तो उसे बड़े हल्के में ले रहे होते हैं, इसलिए चू ने समझाने के लिए उनके सबके सामने ही उस राजकुमार को शूट कर देता है जो कि महारानी से शादी करने के लिए उसके पीछे पड़ा था। सभी लोग तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सी चीज है जिसने महाराज को एक पल में ही जान से मार डाला। प्रधान तो चू पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता है। इसके बाद चू सभी को धमकाता है और कहता है कि अगर कोई भी मेरी महारानी के साथ गलत करने के बारे में सोचता भी है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वहाँ पे मौजूद सभी सैनिकों को वो एक ही बार में जान से मार डालता है। इतने ज्यादा एग्रेसिव पर्सन देखकर तो सभी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं और ये देखकर दुश्मन राजा भी डर जाता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन चू से रुकता है और कहता है कि अभी जाने की टाइम नहीं हुआ है। मुझे पता है कि तुमने महारानी के अंग रक्षा की बहन को अपने गिरफ्त में रखा हुआ है ताकि सही समय पे तुम उसका यूज कर सको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से सही सलामत जाना चाहते हो तो उसे यहाँ पे जल्दी से लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर तो राजू डरने लगता है, क्योंकि किसी को भी इस लड़की के बारे में नहीं पता होता है। इनफेक्ट राजकुमारी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन चैन ने इस गेम को कई बार खेला था इसलिए उसे पता होता है। इसलिए वो इस बार राजा को बहुत ही ज्यादा धमकाता है। ये देखकर राजा वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि ठीक है मैं उसे छोड़ दूंगा, और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन चू उसके बेटे को पकड़ लेता है और उसके बाद उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है। फिर उसके हाथ और पैरों दोनों में हथकड़ियां लगा देता है और कहता है कि अगर तुम इस लड़की को सेफली यहाँ पे नहीं लाते हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को इस हथकड़ी से बाहर नहीं निकलूंगा। इतना कहने के बाद वो कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अपने बच्चे को यहाँ से लेकर अपने साथ जाओ। राजा ये देखकर चू को धमकाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चू तो उसके सामने गन ही तान देता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से शांति से चुपचाप चले जाओ। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये सारी चीजें देखकर प्रधान डर तो रहा होता है, लेकिन वो चू पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो महारानी से कहता है कि महारानी आपके दिए हुए छूट की वजह से ये देखिए लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जो लोग हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आए थे उनके साथ उन्होंने इतना गलत किया कि अब हमारी कभी भी मदद नहीं कर पाएंगे। अब आप ही बताओ कि अब हम खाने पीने की चीजें कहाँ से लाएं, क्योंकि ये तो खाने पीने की चीजें यहाँ पे लाया नहीं है। ये सुनकर चू कहता है कि आपको इतनी जल्दी किस बात की है, अब जरा रुको। तो इतना कहने के बाद वो खाने पीने की चीजें यहाँ पे लाने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा होती हैं, जिसे देखकर तो प्रधान खुश नहीं होता है, लेकिन खाने पीने की चीजों को ट्राई करने में पीछे नहीं हटता है। वो उनमें से एक चीज निकालता है जिसे वो प्लास्टिक के साथ ही खाने वाला होता है। ये देखकर चू कहता है कि जबान तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा चलता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उतना चलता नहीं है। इतना कहने के बाद वो उसके पास आता है और पैकेट से खाने की चीज बाहर निकाल के उसे खाने के लिए दे देता है। वो उसे खाता है, उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और फिर वो उसे कहता है कि खाने की तो आप काफी सारी चीजें ला दी हैं, लेकिन इनमें से कई सारी चीजें खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहने के बाद वो चावल के बने हुए एक डिश को वहाँ पे बुलाता है और कहता है
है कि आप इसे ही चेक कर लो, ये बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। इस तरीके से करके वो चू को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन चू भी उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाने लगता है। वो रानी के हेयर पिन को लाता है और उस खाने में डाल देता है और कहता है कि बताओ इसमें कैसी बुराई है, खाना अच्छी तरीके से पका हुआ है और तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ दूसरा मंगाता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ पे चिकन मंगाता है और इसके बाद वो प्रधान के मुंह में डाल देता है, जिसे खाने के बाद वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और काफी तीखी भी होती है, जिसे खाने के बाद प्रधान की नाक से ब्लड आने लगते हैं। ये देखकर रानी कहती है कि आखिर तुमने इसके साथ क्या किया। ये सुनकर चू से कहता है कि ये पर्सन काफी देर से मुझे परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने भी इसके कुछ मजे ले लिए। वैसे कुछ टाइम के बाद ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। इतना कहने के बाद वो रानी के साथ अंदर चला जाता है, जहाँ पे ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। रानी कहती है कि तुम तो मेरी काफी ज्यादा मदद कर रहे हो, लेकिन जितना खाने पीने की चीजें तुम लाए हो, जिस तरीके से लोग यहाँ के खा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। ये सुनकर चू कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें फिर से ला सकता हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो उस राजा के बारे में सोच रहा हूँ, उसने अभी तक तुम्हारे अंगरक्षक की बहन को यहाँ पे नहीं भेजा है। ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है, जिसे देखने के बाद महारानी और चू दोनों उसके पास जाते हैं। चू उसका हाथ खोलता है और उसके बाद वो लड़की अपनी बहन को देखती है, जहाँ पे महारानी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी बहन को बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जो इसके अंदर जहर है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये सुनकर वो लड़की महारानी से कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इस जहर को कैसे बाहर निकाला जाता है। ये हमारे पूर्वजों की सिखाई हुई सबसे गुप्त चीज है, जिसके बारे में मेरी बहन को भी नहीं पता है, लेकिन मुझे इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी है। मैं अपनी बहन को ठीक कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने बहन को ठीक करने के लिए उसके पास चली जाती है। दूसरी तरफ हम महाराज को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में होता है। तभी उसका दूसरा बेटा उसके पास आता है और किए गए सारी चीजों के बारे में उसे बताता है कि किस तरीके से उसके बड़े भाई की जान गई है। ये सुनकर तो राजा उसमें काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि उस समय तुम कहाँ पे थे जब तुम्हारे भाई को वो पर्सन मार रहा था। ये सुनकर वो कहता है कि पता नहीं महाराज, उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो किसी को भी पलक झपकते जान से मार सकता है। ये सुनकर महाराज कहते हैं कि अच्छा ये बात है, तो मैं देखो मैं उसी पर्सन को किस तरीके से खत्म करता हूँ। उसने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है ना, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। इतना करने के बाद वो अपने दूसरे बेटे के साथ एक प्लान बनाता है, जिसमें वो महारानी और चू को फंसाने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम प्रधान को पहले राजकुमार के साथ देखते हैं, जो कि गोली लगने के बाद बच गया होता है, लेकिन वो अपने आप को छुपा कर रखता है ताकि इसकी मौत को सुनकर दूसरे राजकुमार और राजा मिलकर राजकुमारी और मिस्टर चू को खत्म कर देंगे, जिसके लिए ये भी प्लान बनाता है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो प्रधान को अपने छोटे भाई के पास भेजता है ताकि सारी चीजें जल्द से जल्द हो। दूसरी तरफ हम महारानी और चू को देखते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे चू के साथ लाए ड्रोन कैमरा की हेल्प से पूरे राज्य पे नजर रख रहा होता है, जहाँ पे उसे कुछ गड़बड़ी भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो राजकुमारी को इसके बारे में बताता है। ये देखकर राजकुमारी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग कुछ प्लान बना रहे हैं ताकि वो मेरे राज्य को खत्म कर सके, इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें मुझसे हेल्प मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सारी चीजें कैसे कहाँ पे हो रही हैं, इसलिए मैं उन सभी लोगों को आराम से अकेले ही संभाल सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर महारानी खुश हो जाती है और उसके बाद वो चू के लिए काफी सारे सोने चांदी की चीजें मंगाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारी दुनिया में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे ये सारी चीजें तुम्हें देने दो ताकि तुम हमारी मदद और भी आसानी से कर सको। ये सुनकर वो काफी खुश होता है, लेकिन तभी उसे एक रिंग भी दिखाई देती है, जो कि राजकुमारी उसे मदद के लिए उसे दे रही थी, लेकिन वो उसे ले लेता है और सभी दासी को वहाँ से भेजने के बाद वो रानी को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सच में राजकुमारी बन जाओ। इतना कहने के बाद वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, तब रानी भी मान जाती है। इसके बाद वो उसे रिंग पहना देता है और फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करने लगते हैं। अब आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चू अपने दुनिया में होता है और राजकुमारी के बारे में सोच रहा होता है और वो सोचता है कि वो राजकुमारी को इन सारे लोगों से आसानी से ही एक ही बार में किस तरीके से हराए। तभी उसे कुछ आइडिया आता है। दूसरी तरफ हम महारानी के अंगरक्षक को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो गई होती है और इसमें वो चू को ढूंढ रही होती है महारानी के कहने पे, लेकिन उसे कहीं पे भी चू नहीं मिलता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से चू इस दुनिया में नहीं आया होता है, क्योंकि वो प्लान बना रहा होता है कि वो महारानी को इन सारे प्रॉब्लम से एक ही बार में किस तरीके से निकाल सके, जिसके बारे में उसने अब तक महारानी को भी कुछ भी नहीं बताया होता है। इसलिए महारानी भी इसमें काफी ज्यादा वॉरिड हो रही होती है। साथ ही आज महारानी को राजमहल की एक सभा भी अटेंड करना था, जिसमें वो सारे राजकुमार और राजा भी आने वाले थे और सभी लोग चू के बारे में बात करने वाले थे, क्योंकि चू ने राजकुमार को जान से मार दिया था और वहाँ पे राजकुमारी भी आमंत्रित थी, इसलिए वो काफी ज्यादा डर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से कुछ मैजिक होता है और यहाँ पे चू एंटर हो जाता है, जिसे देखने के बाद महारानी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे दासी आती है और राजकुमारी को बताती है कि महारानी सभा में जाने का समय हो चुका है। ये सुनकर चू से कहता है कि क्या तुम सभा में जा रही हो? तब महारानी उसे सारी बातें बता देती है। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ, और साथ ही वो अंगरक्षक को महारानी के साथ भेज देता है और कहता है कि मैं पीछे से देखता हूँ कि आखिर सारी चीजें हो क्या रही हैं। इसके बाद महारानी अंगरक्षक के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पे वो राजकुमार को ठीक देखती है। यहाँ पे इन सब का प्लान होता है ताकि रानी को वो फंसा सके। जैसे ये लोग महारानी को यहाँ पे देखते हैं, वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आपके राज्य में ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे किसी को भी जान से मार देते हैं। इसी विषय पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, लेकिन अगर आप
चाहो तो ये सारी चीजें बीच में ही रुक जा सकती है। आपको बस हमारे राजा से शादी करना होगा। अगर आप उससे शादी नहीं करते हो तो आपको अपने पद को छोड़ना होगा, क्योंकि आपने अपने राज्य को धोखा दिया है, इसीलिए आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये सुनकर एक सैनिक महारानी की तरफ से उन्हें मारने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इनके सैनिक उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद वो महारानी को अकेले देखकर उसे धमकाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चू इनके साथ नहीं है और वो उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट भी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे चू की एंट्री बहुत ही शानदार तरीके से होती है और वो सभी को अपने महारानी से दूर रहने के लिए कहता है। और इसके बाद वो महारानी के पास आता है और कहता है कि आने में देरी तो नहीं हुई ना। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद दूसरे राजकुमार को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसे देखकर तू कहता है कि तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है ना, देखो मैं तुम्हारे गुस्से का इलाज लेकर आया हूँ। और तभी अचानक से आसमान में चारों तरफ से हेलीकॉप्टर्स आने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पे भूकंप वाला माहौल बन जाता है, जिसे देखकर रानी भी डर रही होती है। लेकिन तू उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर राजकुमार कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है। तभी यहाँ पे भागते हुए राजकुमार का एक सैनिक आता है जो कि काफी डरा हुआ होता है और राजकुमार से कहता है कि आपने जो 1 लाख की सेना छुपाकर रानी पे हमला करने के लिए रेडी किए थे, वो सारी की सारी सेना मारी जा चुकी है। अचानक से आसमान में कुछ बड़े से पक्षी आए थे जिन्होंने हमारी सारी सेना को खत्म कर दिया। ये सुनकर तो राजकुमार काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसका छुपाया हुआ प्लान आने से पहले ही खत्म हो गया था, जिसे देखकर राजकुमार काफी सीरियस होता है। लेकिन चू ये सारी चीजें देखकर काफी एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपने ड्रोन से ये सारी चीजें पहले ही पता लगा ली थी और यहाँ से आने से पहले उसने सब कुछ खत्म कर दिया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी छोटा राजकुमार बास नहीं आता है और वो चू को मारने के फिर से ट्राई करने लगता है। लेकिन चू के पास कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो अपने आप को बचा लेता है। काफी देर तक चू अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है और बड़ी आसानी से वो अपने आप को बचा भी रहा होता है। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद राजकुमारी बहुत ही ज्यादा डरने लगती है, जिसे देखकर चू एक ही बार में राजकुमार को जान से मार देता है। और इसके बाद वो बड़े राजकुमार और प्रधान के पास जाता है। उसे पता होता है कि वो लोग कहाँ पे छुपे हैं, इसलिए वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें भी वो खत्म कर देता है और रानी की सभी प्रॉब्लम्स को एक एक करके चू खत्म कर देता है। इसके बाद राजकुमारी अपने आसपास के उन सभी राज्यों के साथ लड़ाई करती है जो कोई भी इसके राज्य को खत्म करने की कोशिश करने वाले थे, और चू के सपोर्ट की वजह से वो सभी को जान से मार भी देती है। देखते ही देखते वो काफी ज्यादा पावरफुल राज्य बन जाता है। इसके बाद वो चू के साथ एक अच्छी और शांत लाइफ भी साथ में स्पेंड करने लगते हैं। इसके बाद चू कई बार उसे अपने साथ अपनी दुनिया में भी लेकर जाता है, जहाँ पे जाने के बाद भी राजकुमारी चू का पूरा ध्यान रखती है और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ कई सारे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। देखते ही देखते इसी सीन पे इस ड्रामे का दिन हो जाता है। बोले आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।